मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। देख प्रिया, तू ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। अनीश अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी समय है, संभल जा। प्रज्ञा दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। भय, आशंका, उत्तेजना के बीच हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल देता था। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और प्रज्ञा दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है, यह सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। कल सुबह आँख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएगी, क्या पता रात को ही सब जान गए हों। कितना समझाया था प्रज्ञा दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती उतनी ही दृढ़ता से बिंदास प्रिया 2 कदम अनीश की ओर बढ़ा देती। प्रिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी, अब तो अनीश ही मेरी जिंदगी है, मैंने उसे दिल से चाहा है, वो जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। प्रिया के ये फिल्मी संवाद सुन प्रज्ञा अपना सिर पकड़ लेती। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर उसे सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों प्रिया पापा से बात करने की हिम्मत न जुटा पाई। उस वक्त अनीश द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अनीश के केयरिंग स्वभाव पर वो उस दिन फिदा हो गई जब प्रज्ञा दीदी के जोर डालने पर उसने अनीश को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावावेश में प्रिया को गले लगा लिया और कहा वो अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता है। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते अनीश के साथ वो आ गई। घर छोड़कर आते समय प्रिया का मनोबल चरम पर था। रास्ते में अनीश ने बताया कि वे लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 7 महीने बाद प्रिया के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते भर वो प्रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है, इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतर आती प्रिया कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमागहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो अनीश अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली प्रिया का हलक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आईं, माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थीं। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वो अपना मोबाइल खोजने लगी, पूरा पस खंगाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही हैं? एक आवाज ने उसे चौंका दिया। सामने देखा तो एक युवती बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा क्या? प्रिया ने पूछा तो वो बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वो तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न प्रिया को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वो ले गया है। कातर दृष्टि से इधर उधर देखती प्रिया को उसने बताया कि वो दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। प्रिया यह सुन शर्म से गड़ गई। उसे अनीश पर बहुत गुस्सा आया। कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। प्रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज पर उसके पांव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा अनीश मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसी ही बेवकूफ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15-20 हजार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है, पर घर से कुछ न कुछ तो लेकर जरूर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके ये शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतजाम रखना, मेरी जिम्मेदारी केवल वहाँ तक छोड़ने की है, आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए।
इस वार्ता को सुनकर प्रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वो गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वो कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी युवती का चिरपरिचित चेहरा देखा। तुम ठीक तो हो ना? उसने जैसे ही पूछा, प्रिया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुन प्रिया फौफक पड़ी। देखो, वो लड़का ठीक नहीं है। यह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। प्रिया ने आश्चर्य और शंकित नज़रों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम सरन्या है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। युवती की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अनीश का जो बीभत्स चेहरा वो अभी अभी देख कर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन कांटों में तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। सरन्या की बातों का प्रभाव प्रिया पर पड़ा। कुछ देर में ही वो संभल गई। प्रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे, उसने अधिकार से कहा तो प्रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वो युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक प्रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वो वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वो अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है यह ध्यान से सुनो। वो प्रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ आए युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि ये उसे बुला रही हैं, और हाँ अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। कुछ देर बाद ही अनीश आ गया तो प्रिया उससे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे अनीश? मैं कितना डर गई थी मालूम है तुम्हें? अनीश उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भले कहाँ जाऊंगा। प्रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस अनीश की आंखों में प्यार का समुद्र नजर आ रहा था, अब उनमें मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वो अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सतर्कतापूर्वक अनीश इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से प्रिया ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? भौचक्का सा वो बोला तो प्रिया ने कहा, जानते हो पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वे भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। प्रिया के इस खुलासे से अनीश का तो रंग ही उड़ गया। वो अचानक बिफर गया, बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था कि कहीं फोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो, न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो मैं जानती हूँ वो तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि अनीश कुछ और पूछता, प्रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे वेग से लहराया और अनीश के गाल पर तेज आवाज के साथ झन्नाटेदार चांटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अनीश का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। उतनी देर में टीटीई भी आ गया। उसने पूछा कि क्या माजरा है, तो बड़े इत्मीनान से वो युवती उठकर आई और बोली, ये मेरी रिश्तेदार हैं। दरअसल यह हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए। अनीश के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थीं। देखिए मैडम, यह फर्स्ट क्लास का डब्बा है। आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती। टीटीई के बोलने पर अर्जुन बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने अनीश की जेबें खंगालते हुए प्रिया का मोबाइल निकाल लिया। अनीश सकते में था, पासा यूं पलट जाएगा, उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तुरंत फुरत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसीपी सरन्या पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया तो टीटीई सहित प्रिया भी अचंभे में पड़ गई। टीटीई हंस कर बोला, क्या बेटा, चोरी भी
की तो पुलिस वालों की? एसीपी सरन्या ने अर्जुन से कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है, और हाँ, जरा इसे समझाना और खुद भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में न आए। हंगामे के बीच अनीश को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। प्रिया अपमान और शर्मिंदगी से भरी देर तक रोती रही। तभी सरन्या ने सांत्वना भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वो सरन्या के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर सरन्या हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम्हें? यह तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो उसकी बचनी ही थी। यह मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस ऑफिसर के रूप में। तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया है। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम घर से भाग कर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तो तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थीं। किसी और का तुम्हें होश ही कहाँ था। अलबत्ता वो लड़का ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि वो लड़का ठीक नहीं है। जब मैंने चुपके से उसे तुम्हारे पास से मोबाइल निकालते और पैसे चेक करते देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब वो बाहर गया तो मैंने अर्जुन से बात करके उस पर नज़र रखने को कहा। इसीलिए जब तुम वॉशरूम गई तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आई थी। मुझे पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की आज के ज़माने में ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती है। ज़रा सोचो, अगर वो अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो क्या होता। तुम ठीक समय पर संभल गई, अन्यथा उस दलदल में फंसने के बाद जिंदगी दूभर हो जाती। प्रिया सब सोचकर एक बारगी फिर से सिहर उठी। मैं अब घर जाकर सबसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी, कुछ खोई हुई सी वो बोली। देखो प्रिया, सवाल यह नहीं है कि तुम सबसे कैसे नज़रें मिलाओगी, यह सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नज़रें मिलाओगी जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया। खुद से नज़रें मिलाने के लिए तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से खुद को और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार के सदस्यों को यह खुशी दो जिससे तुम्हारा यह सफ़र न तुम्हें और न कभी तुम्हारे परिवार को याद आए। सरन्या की बातों का असर प्रिया की चुप्पी में दिखा। मन ही मन वो आत्ममंथन करती रही। मानसिक रूप से थकी प्रिया कब सो गई पता ही नहीं चला। किसी के स्नेह भरे स्पर्श से आंखें खुलीं। सामने पापा को देख वो छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपटी। साथ आई प्रज्ञा भी रो पड़ी। आपका यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? पापा सरन्या से बोल रहे थे। पापा, आप मुझे कभी माफ कर पाएंगे क्या? उन दोनों की बात सुनकर सरन्या ने प्रिया के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इसकी उड़ान को पंख देंगे। इस सफ़र को भूलते हुए आगे की जिंदगी में इसका साथ देंगे, न कि इस सफ़र का बार बार उल्लेख कर इसकी आगे की जिंदगी को दूभर बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि प्रिया की आज की भूल का जिक्र करके हम इसके मनोबल को नहीं गिरने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी प्रिया से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पापा, आपकी बेटी आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। मैं भी सरन्या दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। सरन्या के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित प्रिया पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली, तो पापा और प्रज्ञा ने उसे प्यार से थाम लिया। सरन्या समझ गई कि अब सही माने में प्रिया भंवर से बाहर निकल चुकी है। उसके होंठों पर तसल्ली भरी स्मित रेखा थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।